जय हिंद दोस्तों। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है। भारत के इतिहास में पहली बार भारत एक एंटी टेरर पॉलिसी का फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है और इसमें मदद कर रहा है भारत का नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, जो 2008 में उस वक्त बनी थी जब मुंबई अटैक हो चुका था। अब आपको समझना होगा, ध्यान है आपको, जब पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो एक चीज तो तय होगी कि भारत में जो ये टेररिस्ट अटैक है इनका एक जो पैटर्न चलता था वो चेंज हो चुका है। अब जो टेररिस्ट मॉड्यूल्स को अडॉप्ट करते हैं, पैटर्न को अडॉप्ट करते हैं, अपने आप में खुद टेररिस्ट भी व्हाइट कॉलर टेररिस्ट बन चुके हैं। देखिए, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में जिन व्हाइट कॉलर टेररिस्ट ने अटैक किया था, जो पूरे टेररिस्ट थे, उन्होंने नए टाइप ऑफ टूल्स का यूज किया था। पहली बात तो उन्होंने एनक्रिप्टेड मैसेंजर्स का यूज किया था, अनेकों प्रकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज किया था ताकि वो पकड़े ना जाए। कारण यही था कि जल्दबाजी में भले ही दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो, लेकिन भारत के जो एक अखंडता है उसको तो क्षति पहुंची थी। लेकिन आपको ध्यान है, हमेशा एक बात बोली जाती है कि भारत बाहरी दुश्मनों से कम अंदर के जो दुश्मन है उससे सबसे ज्यादा परेशान रहता है, जो आइडेंटिफाई इतनी आसानी से नहीं हो पाते हैं। कारण यही है कि भारत पहली बार, आजादी के बाद पहली बार एंटी टेरर पॉलिसी फ्रेमवर्क पर काम कर रहा है, जिसका सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव है पोस्ट अटैक के बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं, बल्कि पहले ही प्रिवेंटिव मैकेनिज्म को अडॉप्ट करना। यही सबसे बड़ी बात होती है, वरना सिस्टम तब जागता है जब आतंकवादी हमला हो जाता है। वैसे तो देखा जाए, हमारा जो एनआईए है उसने इस कदर से भारत को प्रोटेक्ट करके रखा है कि अगर नहीं करता तो इसका उल्टा वही होता जो सालों तक होता आया है, अनेकों प्रकार के टेरर अटैक्स। आपने देखा होगा अक्सर, जब हम पुराने समय की बात में आपको बता रहा हूं, जब रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग घूमते थे, हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स घूमते थे, तो अक्सर एक अनाउंसमेंट चलता रहता था, जानी अनजानी किसी भी अनजान वस्तु को ना छुए। कोई बैग मिला है उसे ना छुए, उसमें बम सामग्री विस्फोटक पदार्थ हो सकता है। ये चीजें सर्कुलेशन में आना 10 साल से बंद हो चुकी है। ये बताता है कि हमारा एनआईए, हमारा इंटेलिजेंस कितना ज्यादा सफल है कि आज हम बिल्कुल प्राउडली, बिना निश्चिंता से किसी भी क्राउडेड प्लेस पर जा सकते हैं। वरना भारत ने वो समय भी देखा है जिसमें क्राउडेड प्लेस में ही सबसे ज्यादा टेरर अटैक्स हुए। तो आप समझ सकते हैं कि एनआईए ने बहुत दिन रात एक करते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा को मेंटेन करके रखा है। लेकिन अब समय आ चुका है नए चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए नया पॉलिसी फ्रेमवर्क को तैयार करना, क्योंकि व्हाइट कॉलर टेररिस्ट जो है उन्हें आइडेंटिफाई करना आसान बिल्कुल भी नहीं होता है। अदरवाइज दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में जिन टेररिस्ट का इन्वॉल्वमेंट था, अगर आप देखेंगे तो सबके सब डॉक्टर्स थे और उनने सब ने एनक्रिप्टेड स्विस ऐप का भी यूज किया था, अनेकों प्रकार के डिजिटल टूल्स का भी यूज किया था। उनकी जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो उनका कम्युनिकेशन होता था, वो भी एनक्रिप्टेड रहता था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अब जो पूरा ट्रेडिशनल जो टेरर अटैक होता था, जो वो पैटर्न आउट करते थे, वो पूरा चेंज हो चुका है। यहां पर अब मसला आ चुका है तीन इंपॉर्टेंट चीजों का, जिसमें इसमें आइडेंटिफाई करके रखा है। फिलहाल मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बताऊंगा कि आज जो द हिंदू का फ्रंट पेज का आर्टिकल है उसमें भी यही बात बताई गई है। इंडिया फर्स्ट नेशनल एंटी टेरर स्ट्रेटेजी सेट टू बी रोल्ड आउट सून। अभी ये बनी नहीं है, बस ये आने वाली है, जिसमें कुछ की थ्रेट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें डिजिटल रेडिकलाइजेशन है, मिसयूज ऑफ ओपन बॉर्डर है और साथ ही साथ कन्वर्जन नेटवर्क भी है। और यहां पर अगर भारत इस पर काम कर लेता है तो मान के चलिए हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो थ्रेट्स हैं वो कम नहीं हो रहे, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और दोस्तों, यहां पर हमारा टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है। मान लीजिएगा अगर आपको जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड अपडेट्स, नेशनल न्यूज से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो एक बार हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाती है, सारी एग्जाम रिलेटेड डिटेल्स भी अवेलेबल हो जाती है। तो यहां ध्यान से देखिएगा। फिलहाल ये जो कॉम्प्रिहेंसिव एंटी टेरर पॉलिसी है, इसे होम मिनिस्ट्री की तरफ से प्रिपेयर किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब बात आती है एनआईए की, तो एनआईए भी तब भी बनी थी, एनआईए भी तब बनी थी जब मुंबई अटैक हो चुका था। मतलब यहां पर एक चीज तो तय है, सिस्टम ही हमारा उस वक्त जागता है जब हमारे यहां पर किसी प्रकार की दुर्घटना होती है। मतलब हमारा जो इंटेंशन रहा है यह रहा है कि हम किसी भी प्रकार का रिएक्शन उस वक्त देते हैं जब हमारे ऊपर एक्शन हो जाता है। लेकिन आपने देखा होगा काफी लंबे समय से हमने ये भी चेंज किया है, हमने पोस्ट अटैक की पॉलिसी को चेंज किया और प्रिवेंटिव मैकेनिज्म की तरफ हम ज्यादा बढ़ रहे हैं। वैसे तो 26/11 का बदला नहीं लिया गया था, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है, बल्कि मौका था, अपॉर्चुनिटी थी, यूएस की तरफ से इंटेल भी था। लेकिन यहां पर हैरानी होगी कि हमारे पास पॉलिटिकल विल की कमी थी। अदरवाइज 26/11 का जिस तरीके से बदला लेना था, उसी समय पाकिस्तान को समझ में आ जाना चाहिए था कि किस तरीके का भारत बन चुका है। लेकिन ठीक है, अपन उसकी बात नहीं करेंगे। फिलहाल अभी की बात करेंगे, वर्तमान की बात करेंगे। यहां पर वही एनआईए
इस कॉम्प्रिहेंसिव एंटी टेरर पॉलिसी के फ्रेम को तैयार करने में मदद करेगी। अब देखिए, यूजुअली जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो हर एक स्टेट का अपना मसला होता है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होता है, लेकिन इस पॉलिसी में एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा जिसमें हर एक स्टेट के साथ एक जैसा बिहेवियर रहेगा, एक जैसा यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर रहेगा, ताकि किसी भी प्रकार की टेरर एक्टिविटी को प्रिवेंट किया जा सके, कम समय में रिस्पॉन्ड किया जा सके, और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन जो हो टेरर अटैक से रिलेटेड, टेरर रिलेटेड लिंक से रिलेटेड, वो थोड़ा बूस्ट हो सके। क्योंकि जितना ज्यादा फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है, आप समझिएगा, उतना ज्यादा इन्वेस्टिगेशन में डिलेनेस आती है, और भारत इससे बहुत लंबे समय से जूझ भी रहा है। कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, स्टेट के पुलिस अलग होते हैं, सेंट्रल की तरफ से अलग होते हैं, इन्वेस्टिगेशन में देरी हो जाती है। लेकिन इस सिस्टम के थ्रू जब एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा तो हर तरीके से इन्वेस्टिगेशन में फायदा होने वाला है। हो सकता है कि हम जो प्रिवेंटिव मैकेनिज्म की तरफ जा रहे हैं वो अच्छे से फुलफिल हो जाए ऑन ग्राउंड लेवल। अब इस पूरे फ्रेमवर्क में 3 पर्टिकुलर की थ्रेड्स को आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें सबसे पहला है डिजिटल रेडिकलाइजेशन का, जो आपने दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में देखा होगा कि डिजिटल रेडिकलाइजेशन के थ्रू भी एक बड़ा थ्रेट हमें सामने आया है। इसके अलावा देखिए, मिसयूज ऑफ ओपन बॉर्डर, यहां पर ओपन बॉर्डर में सबसे ज्यादा कंसर्निंग हमारे लिए नेपाल और बांग्लादेश की बॉर्डर का, फॉरेन फंडेड कन्वर्जन मैकेनिज्म एंड टेरर नेटवर्क्स। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट की थ्रेट्स है जिसे इस फ्रेमवर्क में आइडेंटिफाई किया गया है। फिलहाल यहां पर जो पूरा फ्रेम तैयार किया जा रहा है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और साथ ही साथ इसमें भारत का जो सबसे एडवांस लेवल का नेट ग्रिड है, डेट इज नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, इसे भी डेवलप किया जाएगा ताकि इसके फुल पोटेंशियल को यूज किया जा सके, और इसे शेयर किया जाएगा अमंग द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। देखिए, अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो इसका यूज होता है, इस इंटेलिजेंस ग्रिड का यूज होता है, एनआईए इसे यूज कर रही है, लेकिन लोकल पुलिस जो है अभी वो इतनी सक्षम नहीं है कि वो नेट ग्रिड से रिलेटेड प्रॉपर अपनी इसको यूज कर पाए। लेकिन आप ऐसे समझिए कि अगर नेट ग्रिड ऑन नेशनल लेवल, यूनिफॉर्म लेवल अगर ये पूरा सर्कुलेट हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, तो आप मान के चलिए कि इसमें इन्वेस्टिगेशन में आसानी जाएगी। जो एक इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस होती है जो काफी ज्यादा टाइम ले लेती है, तो यहां पर टाइम का कंजम्पशन काफी शॉर्ट हो जाएगा। आपके पास जब इंटीग्रेटेड डेटा रहता है तो उसे कलेक्ट करने में काफी आसानी जाती है। नेट ग्रिड के माध्यम से ये सारी चीजें हो रही है, ऑलरेडी एनआईए नेट ग्रिड की मदद लेते आ रही है। और इस पूरे फ्रेमवर्क के लिए 26 दिसंबर और 27 दिसंबर दिल्ली में एक एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है जिसमें बड़े बड़े ऑफिशियल्स अटेंड करेंगे और इसके बारे में चीजें बताएंगे। अब देखिए, अगर सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट इस तरह की पॉलिसी का अपने आप में क्या इंप्लीकेशन हो सकता है, तो उसमें सबसे फर्स्ट फैक्टर है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकेंड है गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, थर्ड है टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, फोर्थ है फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहां पर जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा अगेंस्ट द ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन और क्रॉस बॉर्डर टेरर, भारत उतने अच्छे तरीके से उसे काउंटर कर पाएगा। गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सीधी सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो यहां पर गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिफॉर्मिटी आएगी, एक्शन लेने में आसानी जाएगी। टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से नेट ग्रिड की मदद ली जा रही है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं जो डेटाबेस है नेट ग्रिड का, अगर वाइडर यूज होता है, डेटाबेस होता है, तो फिर हमारी जो प्रिडिक्टिव पॉलिसी है कि हमें कितने कम समय में एक्शन लेना है, वो भी हमारे लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा। और साथ ही अगर फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए तो देखिए, ये भारत का वो रवैया शो करता है जो टेररिज्म के अगेंस्ट में है, जो भारत हमेशा पूरी दुनिया में अपना पक्ष रखता है कि टेररिज्म के अगेंस्ट में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि ये एक रेडिकल टेररिज्म है, हार्ड टेररिज्म है, सॉफ्ट टेररिज्म है, ये कोई टर्मिनोलॉजी ही नहीं होती। टेररिज्म इज टेररिज्म, सिंपली टेररिज्म मीन्स जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में है, जो हर एक देश आज सफर कर रहा है, एक ही रूट कॉज है पूरी दुनिया में अशांति का, वो है टेररिज्म। तो भारत हमेशा ये चाहता है कि वो जीरो टॉलरेंट की पॉलिसी, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अडॉप्ट करके चले। अब की टेक अवेज में देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भारत हमेशा से जो पॉलिसी को अडॉप्ट करते आया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, भारत ने हमेशा यहां पर सिर्फ पोस्ट अटैक की बात करी है। लेकिन आप समझिए, अभी जो फिजिकल अटैक है ये काफी ज्यादा इससे उभर चुकी चीज है। मतलब अब बात सिर्फ फिजिकल अटैक्स की नहीं आती है, बात यहां पर फिजिकल अटैक्स के अलावा काफी सारा फोकस अब शिफ्ट हो चुका है, जिसमें डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम्स ऑफ टेरर की भी बात आती है। मतलब देखिए, अब टेररिज्म सिर्फ फिजिकल अटैक तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि फिजिकल अटैक को कराने में जिन डिजिटल एंड फाइनेंशियल इकोसिस्टम्स का यूज होता है उसे भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। क्योंकि आज के समय में डिजिटल और फाइनेंशियल इकोसिस्टम जिस तरीके से बढ़ रहा है
वही ग्राउंड लेवल पर फिजिकल अटैक कराने में सक्षम है। अदरवाइज देखा जाए तो भारत के लिए अभी यह सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा हो चुका है और इसके लिए भारत के पास किसी भी तरीके का कोई फ्रेमवर्क कभी भी नहीं रहा है। कारण यही है कि भारत अभी एंटी टेरर पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा है और उसका जो सबसे बड़ा फोकस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव रहेगा डिजिटल एंड फाइनेंशियल इकोसिस्टम ऑफ टेरर से रिलेटेड भी रहेगा, जिसके लिए जाहिर सी बात है जब अपन इकोसिस्टम की बात करते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सेंटर की नहीं होती है, जाहिर सी बात है स्टेट्स की भी यहां पर मदद लेनी पड़ेगी, भले ही किसी भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी की ही स्टेट में गवर्नमेंट क्यों ना हो। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन की बात आती है तो दोनों को करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो नहीं चाहेगी कि उनके सिटीजंस को किसी भी प्रकार का खतरा हो। अब भारत को व्हाई डज इंडिया नीड अ नेशनल एंटी टेरर पॉलिसी, तो क्यों चाहिए उसका सीधा सा कारण है कि भारत के पास मल्टीपल लॉज है एंड एजेंसी है टू डील विद टेररिज्म, लेकिन कोई भी एक सिंगल यूनिफाइड फ्रेमवर्क अभी तक नहीं था। कारण यही है कि इस पॉलिसी के आने के बाद कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश होगा इन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। इसके साथ प्रिवेंशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड रिस्पॉन्स जो है उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन होगा। एड्रेस न्यू एज टेरर थ्रेट्स जो अभी फिलहाल भारत फेस कर रहा है, जिसमें ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन भी एक बड़ा फैक्टर बन चुका है, वो भी होगा। आपने देखा होगा ऑनलाइन टूल्स के माध्यम से भी लोग अलग अलग तरीके से अपना एजेंडा फैलाते हैं और यहां पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही रेडिकलाइजेशन बहुत पीक से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपने देखा है अक्सर कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, एआई टूल्स का गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है ताकि वायलेंस को भी इंसाइट किया जा सके या फिर अपना एक जो रेडिकल आइडियोलॉजी है उसे पुश किया जा सके ताकि जो यूथ है वो और ज्यादा भटक जाए। तो यहां पर सबसे बड़ा फैक्टर है डिजिटल रेडिकलाइजेशन का, जिसमें टेरर ग्रुप लगातार सोशल मीडिया, एनक्रिप्टेड ऐप, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा को सर्कुलेट करने का काम कर रहे हैं। इसमें यूथ को टारगेट किया जा रहा है, फेक नैरेटिव्स को सर्कुलेट किया जा रहा है, एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट को शेयर किया जा रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन रिक्रूटमेंट भी बहुत तेजी से चालू है। मतलब आपको नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति क्या है, लेकिन उसका इंटेंशन क्या है ये भी नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर भी ये सारी चीजें चल रही हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो इंटरनल सिक्योरिटी वो अपने आप में सबसे बड़ा कंसर्न है। द पॉलिसी फोकस ऑन मोर ऑन मॉनिटरिंग, अर्ली डिटेक्शन एंड काउंटर नैरेटिव्स। अब ये जो पॉलिसी है ये अर्ली डिटेक्शन के ऊपर फोकस करेगी, मॉनिटरिंग के ऊपर फोकस करेगी, जिस तरीके से ये चीजें सर्कुलेट हो रही है। इसके अलावा काउंटर नैरेटिव्स, अगर कोई चीज सेट की जा रही है तो उसको भी मॉनिटर करने का काम करेगी। इसके अलावा देखिए जो सेकंड एक फैक्टर था मिसयूज ऑफ ओपन बॉर्डर से रिलेटेड, तो यहां पर जो सेमी ओपन बॉर्डर है नेपाल और बांग्लादेश, ये तो हमेशा से हमारे लिए थ्रेट रहा है, क्योंकि जितने भी इलीगल मूवमेंट होते हैं एक्सट्रीमिस्ट के, जितने भी इलीगल मूवमेंट होते हैं एक्सट्रीमिस्ट के, इसके अलावा स्मगलिंग जो होती है, फिर आर्म्स की फंडिंग जो होती है, हवाला का जो पैसा आता है, वो सब इसी बॉर्डर के थ्रू आता है। तो इसीलिए मिसयूज ऑफ ओपन बॉर्डर भी हमारे लिए एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ये हमारा एक मेजर इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। यहां पर नाउ कन्वर्जन नेटवर्क फंडेड फ्रॉम अब्रॉड, ये भी एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि यहां पर जो फोर्स्ड और इंड्यूस्ड रिलीजियस कन्वर्जन हो रहे हैं वाया द डिजिटल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो भी एक बड़ा कंसर्न बन चुका है। इसमें रेडिकलाइजेशन अंडर द सोशल और ह्यूमैनिटेरियन कवर भी किया जाएगा। मतलब सर्टेन नेटवर्क जो फॉरेन फंडिंग का सिर्फ इस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, इस पॉलिसी में इसका भी ध्यान रखा गया है। मतलब इस पॉलिसी में फाइनेंशियल ट्रैकिंग एवं इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, फाइनेंशियल ट्रैकिंग एंड इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन दोनों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर अब जो पॉलिसी फ्रेमवर्क की जा रही है उसमें एनआईए की मदद इसलिए ली जा रही है क्योंकि देखा जाए तो एनआईए ही है ऐसी संस्था, ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो एक क्रूशियल इनपुट हमें देती है। और यहां पर एनआईए का जो पूरा एक एटमॉस्फेयर इकोसिस्टम है वही मदद कर सकता है इस तरह की पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए। कारण यही है कि यहां पर एनआईए इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट को प्रिपेयर कर रही है। और पहलगाम टेरर अटैक के बाद एनआईए ने काफी सारी मीटिंग्स भी करी है अलग अलग राज्यों की एंटी टेरर यूनिट्स के साथ भी और स्टेट पुलिस की लीडरशिप के साथ भी। साथ ही साथ एनआईए इंसिस्ट कर रही है कि अब नाइट ग्रिड का समय आ गया है कि इसे प्रॉपर तरीके से यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि नाइट ग्रिड सिक्योरिटी एजेंसी को यह अलाउ करती है कि वो मल्टीपल गवर्नमेंट डेटाबेस जो है उसको एक्सेस कर पाए, साथ ही साथ सस्पिशियस एक्टिविटीज को रियल टाइम पे ट्रैक कर पाए। ये दो वो फैक्टर होते हैं जिसके कारण हम प्रिवेंटिव मैकेनिज्म के थ्रू कोई भी बड़ी ट्रेजिक इंसिडेंट को पहले ही रोक सकते हैं। अदरवाइज हमने हमेशा ही देखा है कि हमारे जितने भी ऑपरेशंस हुए वो पोस्ट अटैक हुए, जो भी इन्वेस्टिगेशन हुए वो पोस्ट अटैक हुए। यहां पर सीनियर ऑफिशियल्स भी का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल एनआईए
डायरेक्टर जनरल सदानंद दाते जी रहेंगे, एनएसजी चीफ भृगु श्रीनिवासन भी रहेंगे। और इन्होंने स्टेट पुलिस को ब्रीफ भी किया है फॉरेन फंडेड कन्वर्जन अटैक्स के बारे में, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के बारे में, आधार स्पूफिंग एंड आइडेंटिटी कार्ड के बारे में भी, मींस आइडेंटिटी फ्रॉड जो चल रहा है उसके बारे में भी। अब देखिए, ऑलरेडी भारत लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड पॉलिसी को क्रिएट भी कर चुका है और लगभग हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को पूरा खत्म कर चुके हैं। यह भी सरकार की एक बड़ी तरक्की है, जिसमें भारत ने एक बड़े नक्सलिस्ट मॉडल्स को भी डिस्ट्रॉय करने में यहां पर सफलता हासिल करी है। लेकिन फिर भी इस न्यू टेरर पॉलिसी में यह चीज फिर से ना उभर के आ जाए, फिर से ना पनप जाए, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। कारण यही है कि इसे अभी जो एग्जिस्टिंग इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है उसके साथ भी अलाइन किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा फोकस रहेगा अर्बन, डिजिटल एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर भी। अब आप समझ सकते हैं कि ये पॉलिसी अभी क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है ना, यहां पर हमारे लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि अब जो भारत में एक कंसर्न है टेररिज्म से रिलेटेड, वो सिर्फ क्रॉस बॉर्डर रिलेटेड नहीं है, फिजिकल अटैक रिलेटेड नहीं है। यहां पर पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है। हमारे पास जो अब नए तरीके से थ्रेट्स जनरेट हो चुके हैं वो साइबर स्पेस से रिलेटेड है, फाइनेंशियल नेटवर्क से रिलेटेड है, आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर से रिलेटेड है, डिजिटल रेडिकलाइजेशन से रिलेटेड है, जो क्रॉस बॉर्डर का मिसयूज हो रहा है उससे रिलेटेड है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में अगर इस मोमेंट पर सरकार एक यूनिफॉर्म एंटी टेरर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना चाह रही है तो इट इज अ नीड ऑफ अ टाइम। अब कमेंट करके आपको बताना है कि आप इस पर्टिकुलर पॉलिसी से क्या समझते हैं, क्योंकि मात्र प्रिवेंटिव मेजर्स और जो प्रिवेंटिव एक्ट्स है, फॉर एग्जांपल यूएपीए, फिर जैसे कि पहले हुआ करते थे, पोटा हुआ करता था, टाडा हुआ करता था, इन सब एक्ट्स के बावजूद भी हम लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। और जिस तरीके से नए टाइप ऑफ थ्रेट्स जनरेट हो रहे हैं, व्हाइट कॉलर टेररिस्ट भारत में बढ़ रहे हैं, अपने आप में हर एक के लिए एक सीरियस सिचुएशन जनरेट हो चुकी है और सबसे बड़ा चैलेंज जनरेट हो चुका है तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए हो चुका है। जैसे एक्सटर्नल थ्रेट के बारे में तो पता रहता है, लेकिन हाँ, इंटरनल थ्रेट उसके लिए अभी भी सबसे बड़ा चैलेंज है। तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि आप इस पर्टिकुलर पॉलिसी के बारे में क्या सोचते हैं। जय हिंद, आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।